वेलकम टू दिलशास्त्र ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलशास्त्र ऑफिशियल में। आज हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खाली स्थान, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जितना भी प्रश्न है सभी का आंसर के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन इसको जानने से पहले अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे थे जिसमें हम लोग 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक करवा चुके हैं क्वेश्चन आंसर, संपूर्ण क्वेश्चन आंसर, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद खाली स्थान, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखिए इसका आंसर में लिखिएगा 1865 ईस्वी में जो है ना भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि तिलका मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1750 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1750 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कि तमार विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तमार विद्रोह 1789 ईस्वी में हुआ था और 1789 ईस्वी में हम लोग फ्रांस की क्रांति भी पढ़े हैं और अमेरिका में संविधान भी लागू हुआ था, ये भी पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे। तो पलामू क्षेत्र, ये झारखंड राज्य में पड़ता है, ठीक है। पलामू क्षेत्र के रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना है तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की को लगाया गया था। तो देखिए इसका जो है ना इसका आंसर हो जाएगा कोल जनजाति के लिए। किसके लिए? कोल के लिए जो है ना इसके ये लगाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो भूमिज विद्रोह जो है ना 1832 ईस्वी में हुआ था, भूमिज विद्रोह। उसके बाद सन 1855 ईस्वी के संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे, ठीक है। और एक भैरव भी है इनका भाई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनों पर कब हमला किया था। बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनों पर 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को हमला कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग में रखा गया। तो धारा 342 के अंतर्गत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, धारा 342। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, अभ्यास प्रश्न का, कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। तो झारखंड को राज्य का दर्जा जो है ना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य का दर्जा मिला, जो बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद खाली जगह को भरे। तो खाली जगह को भरे तो पहला क्वेश्चन है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी रडौड में है। तो एमपी में, मध्य प्रदेश में जो है ना जनजाति की सर्वाधिक आबादी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कई रडौड में बटा हुआ था, तो कबीलों में बटा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से रोडोड में घुसपैठ की हुई थी। तो ईसाई मशीनरियों का, ठीक है, ईसाई मशीनरियों का। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रिच बेडिस ने सन 1864 ईस्वी में रोडोड की स्थापना की। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना, ठीक है, जो 1864 में हुआ था। उसके बाद रोडोड पहला संथाली था, जो रडौर मतलब पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। तो तिलका मांझी जो है ना पहला संथाली था जो अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, जाति के लोग छोटा नागपुर के डोडौड सिंहभूम के निवासी थे। यानी कि डोडौड के निवासी, तो सिंहभूम जो अभी वर्तमान में कहाँ है, ये झारखंड में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन कि भागलपुर के राजमहल के बीच का क्षेत्र डोडौड कहलाता था। तो दामन इको का कहलाता, क्या दामन इको। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हालांकि और भी क्वेश्चन होगा, सन डोडौड ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। 1855 ईस्वी में सिद्धू और कान्हू द्वारा किया गया था यह विद्रोह। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म डोडौड ईस्वी में हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर के उलिहातू नामक गांव में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन डोडौड ईस्वी में हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है ना 1 नवंबर 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ था। 10 क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय के बारे में जानेंगे। तो देखिए लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग इस तरह से।
तो आंसर मिल गया कि वन्य समाज की अपनी राजतंत्र राजनीतिक व्यवस्था थी। गांव के मुखिया सरदार या राजा शासन करता था तथा पंचायत के माध्यम से निर्णय लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिखेगा कि वन्य समाज में अपनी राजतंत्र राजनीतिक व्यवस्था थी, गांव के मुखिया सरदार या राजा शासन करता था तथा पंचायत के माध्यम से निर्णय लिया जाता था। ठीक है, इस तरह से इसकी राजनीतिक स्थिति थी। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, इसका आंसर में लिखिएगा कि वन्य समाज का जीवन सरल, सामूहिक और परंपराओं पर आधारित था। लोग आपसी सहयोग में रहते थे तथा अपनी रीति रिवाज और संस्कृति का पालन करते थे। ठीक है, इस तरह से वन्य समाज का सामाजिक जीवन था। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में वन्य समाज का आर्थिक जीवन कैसा था। तो देखिए इसका आंसर मिल गया कि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि, शिकार, पशुपालन तथा जंगल से प्राप्त वस्तुओं यानी कि लकड़ी, शहद, लख, ये सब जो है ना इस पर आधारित था। यानी कि वो क्या करता था कि उस समय कृषि, शिकार, पशुपालन, जंगल से प्राप्त लकड़ी, शहद ये सब इकट्ठा करते थे और इसका वन सामाजिक जीवन इस तरह से इसका आर्थिक जीवन चलता था। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने वन्य समाज को कैसे प्रभावित किया था। तो इसका आंसर में लिखिएगा कि ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म प्रचार के माध्यम से वन्य समाज को प्रभावित किया तथा कई लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह से 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने वन्य समाज को प्रभावित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से लिख लीजिएगा। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य था। तो भारतीय वन अधिनियम का उद्देश्य यह था कि भारतीय वन अधिनियम का उद्देश्य वनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, वन संपदा का संरक्षण करना तथा लकड़ी और अन्य संसाधन के उपयोग पर नियंत्रण करना। ठीक है, इस तरह से भारतीय वन अधिनियम का उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन, चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर मिलेगा कि चेरो जनजाति ने अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन और कर नीति के विरोध जो संघर्ष किया उसे चेरो विद्रोह कहते थे या चेरो विद्रोह कहलाता। ठीक है, चेरो विद्रोह कहलाता है। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन, तमार विद्रोह क्या था। तो तमार विद्रोह का आंसर इस तरह से आप लोग लिखिएगा कि तमार क्षेत्र के आदिवासियों ने अंग्रेजों के शोषण और अत्यधिक करों के विरोध में जो आंदोलन किया उसे तमार विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह 1789 ईस्वी में चलाया गया था, तमार विद्रोह। ठीक है, उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट विद्रोह है, चुआड़ विद्रोह के विषय में लिखे। तो चुआड़ विद्रोह 1767 से 1834 ईस्वी के बीच बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में अंग्रेजों की कर नीति और शोषण के विरोध हुआ था। आदिवासी विद्रोह था ये आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट विद्रोह है, इसका आंसर भी लिख सकते हैं आप लोग इस तरह से और अपने एग्जाम में इस तरह से अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा के जनजाति के लिए चक्र बिसोई ने क्या किए। तो उड़ीसा के जनजाति के लिए चक्र बिसोई ने, देखिए चक्र बिसोई ने उड़ीसा के कंद जनजातियों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करके उनके अधिकारों की रक्षा किया। ठीक है, और उनको अधिकार दिलाया अंग्रेजों से और खूब लड़ा, उससे अंग्रेजों के खिलाफ खूब लड़ा चक्र बिसोई ने। तो इस तरह से उड़ीसा के लिए चक्र बिसोई ने काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया, ये चक्र बिसोई उड़ीसा के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे लघु उत्तरीय का। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। तो इसका आंसर मिलेगा कि क्षेत्रवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप आदिवासियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी और अलग अलग राज्य की मांग को बल मिला और कई क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार भी किए गए। इस तरह से आदिवासी के क्षेत्रवादी आंदोलन जो है ना काफी परिणाम हुआ और इस तरह से काफी भूमिका भी निभाया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की जितना भी 10 क्वेश्चन था 10 का आंसर जान लिए। ठीक है, अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी में भारत में जनजातियों के जीवन पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि तिलका मांझी कौन थे।
उसने आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या क्या किए। यानी कि कहने का अर्थ है कि तिलका मांझी कौन था और वो आदिवासी के लिए क्या किए। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं। सन 1857 ईस्वी में विद्रोह में उनकी क्या भूमिका थी संथाल विद्रोह से। तो संथाल विद्रोह का भी आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और आप लोग इसके इस तरह से आपका मतलब इसका आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध उसने क्या क्या किया। कहने का अर्थ है कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन था और औपनिवेशिक शोषण के लिए वो क्या क्या किए। तो इसका आंसर जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि वे कौन सा कारण थे जिन्होंने अंग्रेजों को वन्य समाज के हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया था। ये लास्ट क्वेश्चन है लघु दीर्घ उत्तरीय का। ठीक है, तो वे कौन सा कारण है जिन्होंने अंग्रेजों को वन्य समाज के हस्तक्षेप की नीति के लिए बाध्य किया। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, खाली स्थान, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, सभी का आंसर के बारे में हम लोग जान लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।